गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द विजन क्लास बाय अजय सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे भूकंप पर और पृथ्वी पर भूकंप कैसे आता है और इससे प्रतियोगी परीक्षाओं में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं और किस तरह से प्रश्न का मॉडल होता है, ये भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो अर्थक्वेक जिसे हम भूकंप कहते हैं, तो भूकंप आने का कई कारण है। एक तो होता है जिसे हम कहें, एक तो अगर हम कहें कि मानव निर्मित हो गया, मानव के द्वारा जो हम लोग बम विस्फोट हुआ या और भी कोई चीज़ें हैं, तो उससे हो सकता है। दूसरा कारण क्या है? प्लेट टेक्टोनिक कारण। तो हम जानते हैं कि एक प्लेटें दूसरे प्लेट से, या तो एक प्लेट दूसरी प्लेट की ओर खिसक रही है। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि एक प्लेट दूसरे से दूर की ओर जा रही है। दो कंडीशन हमारे यहाँ होता है। तो एक प्लेट दूसरे प्लेट की ओर जब जाती है तब क्या होगा कि इस स्थिति को सबसे पहले हम क्या कहेंगे? तो इसको हम कहेंगे अभिसरण। अभिसरण, और इस अभिसरण के कंडीशन में क्या होगा कि क्षति सर्वाधिक होगा, सर्वाधिक नुकसान होगा, क्योंकि इसमें प्लेटें एक दूसरे से टकरा रही है, एक दूसरे की कंपेल कर रही है, धक्का दे रही है, जिसके कारण स्थिति क्या हो रहा है कि वह खराब हो जा रहा है और सर्वाधिक नुकसान इस धरातल पर रहने वाले लोगों को हो जाता है। इससे कई निर्माण भी होते हैं, और निर्माण में सबसे ज़्यादा किसका होगा? या तो पठार का निर्माण होगा, या तो किसका? पर्वतों का निर्माण होगा। दूसरा कंडीशन अगर हम देख लें कि सेकंड कंडीशन क्या है कि एक प्लेट दूसरे प्लेट से क्या करे कि यह दूर की ओर जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे? अवसरण की स्थिति कहेंगे। तो हमने देखा कि एक होता है अभिसरण की स्थिति, जो प्लेटें, दो प्लेटें एक दूसरे की ओर चलेगी, और एक होगा अवसरण की स्थिति, जिसमें क्या होगा कि एक प्लेटें दूसरे प्लेटों से दूर जाएगी। अवसरण में अगर देखिएगा कि अभिसरण में अगर देखें कि अभिसरण में सर्वाधिक नुकसान होगा, लेकिन अवसरण में क्या होगा? कम नुकसान होगा। तो आज हम लोग चर्चा करते हैं भूकंप पर। आइए बने रहिए मेरे साथ। और द विजन क्लासेस बाय अजय सर, ये आप लोगों का चैनल है, इसमें आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमियों को भी बताएं और क्या चाहिए आप लोगों को ये भी बताएं। कोशिश करेंगे कि हम बेहतर और बेहतर कंटेंट दे सकें, तो आप लोग बने रहें। देखिएगा कि भूकंप जिसका अर्थ ही होता है भूमि का कांप जाना। भूकंप का अर्थ होता है भूमि का कांप जाना, जिसे अर्थक्वेक कहते हैं। इसके बाद देखेंगे भूकंप के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। तो सिस्मोलॉजी के अंतर्गत भूकंप का अध्ययन किया जाता है। तो ये भी सवाल बहुत बार आया और ज़्यादातर वनडे एग्जाम में है कि सिस्मोलॉजी का प्रयोग कहाँ किया जाता है या भूकंप के अध्ययन किससे की जाती है। तो सिस्मोलॉजी के अंतर्गत भूकंप का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद देखिएगा कि भूकंप विज्ञान को क्या कहते हैं, या इसको अगर हम देखें कि भूकंप विज्ञान को अध्ययन को क्या कहेंगे, तो इसको कहा जाता है सिस्मोग्राफी। सिस्मोग्राफी कहा जाता है, यानी भूकंप विज्ञान के अध्ययन को अगर हम देखें तो उसको हम क्या कहेंगे? सिस्मोग्राफी। इसके बाद देखिएगा कि आखिर भूकंप क्या है। तो आंतरिक, पृथ्वी के आंतरिक संरचना को जानने का एक स्रोत है। ये बीपीएससी में सवाल आया था कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना को जानने के लिए कौन कौन से स्रोत होते हैं, जिसमें बहुत सारे चीज दिए हुए थे, भूकंप भी उसी में था। तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना को अगर जानना है तो सबसे पहले भूकंप को हमें लेना पड़ेगा, भूकंप को एक स्रोत बनाना पड़ेगा, और उस स्रोत से हम भूकंप को जान पाते हैं। अब जरा देखिएगा कि भूकंप आता है तो उसे क्या कहते हैं। तो देख लीजिए कि यहाँ पर, मान लीजिए कि यहाँ पर एक पृथ्वी है और यहीं पर भूकंप आया, और जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति हुई इसे हम फोकस कहेंगे, यानी मूल कहेंगे। जरा देखेंगे कि यहाँ जहाँ भूकंप आया उसे, यानी जहाँ पर उत्पत्ति हुई है, जनरेट हुआ है, उसे हम क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे, और इसको मूल भी कहा जाता है। और ठीक इसके ऊपर जो होगा, जहाँ पर अनुभव किया जाएगा, जहाँ पर महसूस किया जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे? इसको कहा जाता है अधिकेंद्र, यानी ईपी सेंटर कहा जाता है। इसे ईपी सेंटर कहा जाता है। तो यहाँ से भी सवाल बहुत बार आया, यहाँ से भी सवाल हमने कई बार देखा कि
जहां पर पहली बार अनुभव किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम एपी सेंटर कहते हैं। लेकिन जहां पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है फोकस कहा जाता है, यानी भूकंप मूल कहा जाता है, यानी केंद्र कहा जाता है। ठीक, एक और प्रश्न कि भूकंप की तीव्रता समान तीव्रता की मिलाने वाली रेखा को क्या कहा है, तो जरा देखिएगा कि फंसाएगा प्रश्न कि एक तो पूछेगा भूकंप की समान तीव्रता और एक पूछेगा कि भूकंप के समान तीव्रता के समय पूछ लेगा कि समय को मिलाने वाली रेखा को, भूकंप की तीव्रता के समय के मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। अब दो प्रश्न यहां से, सबसे पहला ये प्रश्न हम देखेंगे कि आइसोसिस्मल लाइन ये क्या है, तो ये समान भूकंपीय तीव्रता मिलाने वाली रेखा है। तो समान भूकंपीय तीव्रता मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, कि इसको कहा जाता है आइसोसिस्मल लाइन कहा जाता है, आइसोसिस्मल लाइन। ठीक है, इसके बाद एक और जिसको हम कहते हैं कि समान समय, यानी भूकंपीय तरंगों का, भूकंपीय अगर देख लें कि भूकंपीय अगर पूछ रहा है तो भूकंपीय तीव्रता के समय को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है देखेंगे होमोसिस्मल लाइन, उसको कहा जाता है होमोसिस्मल लाइन। अब जरा देखिए कि पृथ्वी से जो तरंगे, यानी जो भूकंप से तरंगे निकलेगी, तो वह तीन प्रकार की तरंगे निकलती है। एक कौन सी, प्राथमिक तरंगे पी वेव, दूसरा कौन एस वेव, तीसरा कौन एल वेव। ठीक है, तो पी वेव जिसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक तरंगे। ठीक है, दूसरा सेकेंडरी वेव निकलेगा जिसको हम द्वितीयक तरंगे कहते हैं, एल वेव जिसको हम धरातलीय तरंगे कहते हैं। और सवाल मैंने ये देखा कि पूछा कि सर्वाधिक घातक कौन सी तरंगे हैं, तो सर्वाधिक घातक तरंगे कौन सी है, तो एल वेव है। और सबसे कम घातक तरंगे कौन सी है, तो पी वेव होता है, प्राथमिक तरंगे होता है। इन तरंगों को, तीनों प्रकार के तरंगों को अगले वीडियो में हम लोग पार्ट 2 में विशेष चर्चा करेंगे। इसके आयाम क्या है, इसके डिस्टेंस क्या है, सारी चीजों पर नजर डालेंगे। इसकी चाल कितनी है और कैसे चलता है, इस पर नजर डालेंगे। अब जरा देखिए सर्वाधिक नुकसान किससे होता है, तो सर्वाधिक नुकसान एल तरंगों से होता है, जो हमने अभी बात करी। एक और सवाल हमने देखा कि कभी कभी आया कि अंतःसागरीय जो भूकंप आते हैं उसे क्या कहते हैं, या सागरों में आने वाले भूकंप को क्या कहा जाता है, तो इसे सुनामी कहा जाता है। जरा देखेंगे, गौर कीजिएगा कि सुनामी किसे कहा जाता है, तो अंतःसागरीय भूकंप को हम क्या कहते हैं, तो सुनामी कहा जाता है। और यह सुनामी जापानी शब्द है, जापान से लिया गया है। ठीक है, अब एक और है कि भूकंपीय तीव्रता को किससे मापी जाती है, तो भूकंपीय तीव्रता को रिएक्टर स्केल से मापा जाता है, उसके बाद मार्केली पॉइंट से मापा जाता है, उसके बाद राशि से मापा जाता है, उसके बाद फेरल से मापा जाता है। अब बात तो हमने की कि दो चीज़ों को आपने बहुत देखा होगा, किसका, रिएक्टर स्केल को देखा होगा, मार्केली पॉइंट को देखा होगा, नहीं देखा होगा तो राशि को नहीं देखा होगा, फेरल को नहीं देखा होगा, क्योंकि इन दोनों का प्रयोग बहुत ही कम होता है। सबसे ज्यादा दो चीजों का किया जाता है, एक रिएक्टर स्केल का, दूसरा किसका, मार्केली पॉइंट का। रिएक्टर स्केल को देखें कि रिएक्टर स्केल से जो भूकंप की तीव्रता को मापी जाती है, तो इसका पैमाना कितने से कितने तक रखा जाता है, 1 to 10, यानी रिएक्टर स्केल का जो पैमाना होता है वह 1 से 10 तक होता है। इसके बाद मार्केली पॉइंट का देखें तो मार्केली पॉइंट का अगर हम देखते हैं तो इसका जो पैमाना होता है वह 1 से 12 तक होता है। ठीक है, लेकिन इसी के साथ साथ कभी कभी पूछ लेगा कि कौन सा भूकंप की तीव्रता को मापने का यंत्र नहीं है, तो जरा देखिएगा, मार्केली पॉइंट हो गया, रिएक्टर स्केल हो गया, राशि हो गया, फेरल हो गया। इन चारों को बिल्कुल याद रखें, क्योंकि एक कोई भी डाल देगा और उसमें से क्वेश्चन आपका क्रिएट करके पूछ लेगा, तो सावधानी आपको बरतनी है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा कि सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ आता है, तो सर्वाधिक भूकंप प्रशांत महासागरीय
बेल्ट में आता है, प्रशांत महासागरीय पेटी में आता है। और प्रशांत महासागरीय पेटी में अगर हम देखें तो वहां जो भूकंप आता है वहां कुल भूकंपों का 63% 63% भूकंप सिर्फ और सिर्फ वहीं पर आता है। इसके बाद देखिएगा कि अगर पूछ लेगा कि आखिर ये जो पेटी है, भूकंपीय पेटी जिसे हम कह रहे हैं, तो ये 5 प्रकार के पेटी है जो अगले वीडियो में हम इंक्लूड करेंगे। 5 प्रकार के पेटी होता है। तो पहला हम देख रहे हैं प्रशांत महासागरीय पेटी। इसके बाद जरा देखिएगा सबसे ज्यादा भूकंप यहीं पर आता है। और देश में अगर बोलेगा कि सर्वाधिक भूकंप कहाँ आता है तो जापान में आता है, सर्वाधिक भूकंप जापान में। और वहाँ पर भूकंप रोधी सारे चीज बनाए जाते हैं। अपने यहाँ तो स्थिति कुछ अजीब सा है, कुछ भी बना लो चलेगा। जरा देखिएगा कि इसमें अगर हम देखें कि आखिर जो भूकंप है उसमें एक ऊर्जा होता है, और वो ऊर्जा कौन सा होगा तो ये प्रत्यास्थ ऊर्जा होता है। ठीक है, प्रत्यास्थ ऊर्जा। तो ये भी सवाल पूछ लेगा कि भूकंप में कौन सी ऊर्जा होती है, तो प्रत्यास्थ ऊर्जा। अब जरा देखना कि भारत की स्थिति देखिए, थोड़ा सा भारत का कंडीशन देखना जरूरी है भाई। भारत के कंडीशन क्या है, तो भारत में जो भूकंप है तो उसको 5 जोनों में बांटा गया। भूकंप को अगर हम देख लें तो यह 5 जोनों में बांटा गया है। 5 जोनों में जब बांटा गया तो जरा देखिएगा कि यह 1 से लेकर यह 5 तक में बांटा गया है। तो कैसे बांटा गया होगा, तो 1 2 3 4 5 ऐसे 1 2 3 4 5 5 जोनों में बांटा गया। अब जरा देखिएगा कि तीव्रता सबसे कम कहाँ है, तो ये देखिए प्लस प्लस प्लस, यानी जैसे हम इधर जाते हैं 5 की ओर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है कि नुकसान सर्वाधिक है। मतलब क्या कि वह सर्वाधिक भूकंपीय जोन में है, यानी वहां पर भूकंप आने का खतरा सर्वाधिक है। लेकिन जैसे जैसे 5 से डाउन में अगर चले जाएं, यानी 1 में चले जाएं, 2 में चले जाएं, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ कम है, यानी 3 की अपेक्षा 2 में कम है। 4 को अगर देखें तो 4 में अगर देखें तो 4 में कम है किसकी अपेक्षा, 5 में। और 3 में कम है किसकी अपेक्षा, तो 4 की अपेक्षा। मतलब जैसे जैसे हम इधर की ओर जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है कि भूकंपीय तीव्रता का मान बढ़ता जा रहा है। भूकंपीय क्षेत्र, भूकंपीय नुकसान वहां सर्वाधिक होगा। अब जरा देखिएगा ये जो 5 नंबर है ये कहाँ है, 5 नंबर कहाँ है, तो आप देख लीजिएगा कि उत्तरी भारत की जो हमारा हिमालय का क्षेत्र है वह 5 जोन में आता है, यानी 5 में आता है। और 5 में आने का मुख्य कारण क्या है, क्योंकि हम गोंडवाना लैंड के भूभाग में हैं और इससे हिमालय के उत्तरी भाग को अंकारा लैंड कहा जाता है। तो गोंडवाना लैंड के भाग क्या कर रहा है कि अंकारा लैंड के प्लेट को धक्का दे रहा है, और जब वो कंपेल कर रहा है तो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं कि हम ऊपर की ओर उठ रहे हैं। ठीक है, मतलब सबसे उत्तरी भाग जो है वो सर्वाधिक प्रभावित है, क्योंकि जो पहले लड़ेगा ना उसको नुकसान सबसे ज्यादा होगा। हम लोग बात में सबसे कम कहाँ है। अब जरा देखिएगा और कि अब इस 1 को ध्यान में नहीं रखा जाता है। ठीक है, शुरुआत कहाँ से होती है, 2 से 5 तक, लेकिन संख्या पूछ लेगा तो 1 से कितना हो गया, 5 तक। लेकिन 1 का प्रयोग नहीं किया जाता है, 2 3 4 5। तो सबसे कम कहाँ मिलेगा भूकंप, तो दलदली क्षेत्रों में। तो दलदली क्षेत्रों में गुजरात के कुछ भूभाग, उसके बाद हम चले जाएं मासिनराम की तरफ उधर, तो वो सेक्टर जो मिलेंगे वहां क्या होगा, कम भूकंप का जोन होगा। इसके बाद देखिए होमोसिस्मल लाइन हमने बता दिया कि जो भूकंप की तीव्रता के समान समय को बताए उसे हम क्या कहते हैं, होमोसिस्मल लाइन कहते हैं। और एक और कि अगर हमें जाननी है कि भूकंप आने के लिए प्रेडिक्शन चाहिए, चेतावनी चाहिए, सूचना चाहिए, तो सरकार ने भी बहुत सारे उपाय किए और सरकार से ज़्यादा हम मानव को भी जानना चाहिए, क्योंकि सरकार तो बाद में, पहले हम लोग हैं, क्योंकि आप हैं तभी सरकार है। इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में। तो जरा देखिएगा कि अगर इसको जानना है हमें तो क्या होगा
भूकंप आने से पहले क्या होगा। तो सवाल बनेगा कि अगर भूकंप आने वाला हो तो कौन सा अक्रिय गैस की वृद्धि वायुमंडल में हो जाएगी, या पूछेगा कि यदि भूकंप आने वाला हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या फर्क पड़ेगा। ऑप्शन दे देगा, वृद्धि होगा, कम होगा, कोई प्रभाव नहीं होगा। तो जरा देखिएगा कि अगर भूकंप आने वाला है तो वायुमंडल में क्या होगा कि हमारे वायुमंडल में रेडॉन गैस बढ़ जाएगा। हमारे वायुमंडल में रेडॉन गैस नहीं पाई जाती है, ठीक है, ये सभी को पता है। यह एक अक्रिय गैस है, हीरो नहीं अगर कैप्टन जेन रेडी है। तो हमारे वायुमंडल में अगर देखें तो रेडॉन गैस की वृद्धि हो जाएगी, और जब रेडॉन गैस की वृद्धि हो जाएगी तो जो सरकार के द्वारा लगाया गया यंत्र है उससे पता चल जाएगा कि भूकंप आने वाला है। दूसरा क्या है कि हमारे यहाँ स्थितियां क्या होगी, EMW प्लस हो जाएगा, EMW प्लस हो जाएगा। आपको लग रहा होगा EMW क्या है भैया, EMW अगर देखें तो BMW नहीं है, ये EMW है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें क्या होगा कि इसमें वृद्धि हो जाएगी। उसके बाद बहुत ऐसे जंतु हैं, उससे भी क्या होता है कि हमें चेतावनी मिलती रहती है कि वायु पृथ्वी पर भूकंप आने वाला है, और उससे हम लोग क्या करते हैं, सजग हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं और भूकंप से बचाव रखते हैं। तो आज सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो पार्ट 2 में भूकंप को ही लेकर छठ के आएंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे अगले वीडियो बनाने में मुझे साहस प्रदान होता है। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।